अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। आप लोगों की टेस्ट कॉपियाँ दे दें। उत्कर्ष वाजपेयी एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, 44 नंबर। अरुण कुमार और पीयूष गुप्ता ये दोनों सेम मार्क्स पाए हैं, 41.32। सिर्फ 5 लोगों का नाम अनाउंस कर रहे हैं, बाकी आप लोग नंबर अपने देख लीजिएगा। शिवांगी दीक्षित कौन है? देखा नहीं मैंने कभी। 39.32 नाम मार्क्स हैं इनके। शिवांशी के 38.66 मार्क्स। तो पाँचों के मैंने अनाउंस कर ही दिए, सब लोगों ने देख ही लिए होंगे उसमें। 27.32 सोनू के। सोनू अरे लो ना अपना टेस्ट, कहाँ बैठे हो? नहीं लेना है? नहीं, इम्प्रूवमेंट अच्छा है लेकिन और इम्प्रूवमेंट करो, मतलब जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट किया है। कई बच्चे अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तुलसी 26.66 अच्छे मार्क्स हैं आपके लिए, इम्प्रूवमेंट और मतलब ये सब बच्चे, मतलब मैं पिछले टेस्टों के आधार पे बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आगे मतलब मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे एक्चुअली उसी पे अटके पड़े हैं कि वो मेहनत पता नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। रागिनी देवी कौन है? नहीं आई ना? रजनी देवी है, अच्छा आई हैं। रजनी देवी और कनक शर्मा दोनों 24 पे हैं। दोनों अपने मार्क खुद देंगे। ये लो बाकी बांट दो यार, मैं आंसर्स बता देता हूँ फटाफट। जो आए हैं ये लोगों के अभी नहीं बांटा, ये लोगों के नाम अनाउंस कर दिए, ये लोग नहीं हैं। कनक भी नहीं है यहाँ,
ये लोग जिनके नहीं है उनको नहीं। हाँ इनको दे दो। देखिए ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आए थे एग्जाम में? दे दो फटाफट कॉपी सबको। किया था? तरक्की होती है तरक्की होती है ये लोग देखते हैं। तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज नहीं पढ़े ही नहीं था, क्यों नहीं पढ़े? तुमसे घटना चक्र करने को कहा था ना, तुमने अपना लिया? हाँ सर। तुमसे घटना चक्र करने को कहा था ना मैंने। पूजा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है? मार्क्स रिवीजन नहीं था ना, एक ही बार देख ली होगी सरसरी निगाह से देख के चली गई होगी। 20 नंबर के ऊपर जितने लोगों के मार्क्स हैं, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको नाम एक्चुअली में बार बार कहता रहता हूँ। आप लोगों की गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं? आप लोगों से सोर्स मैंने बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए हैं। आप लोग कोई भी पेपर उठा के चाहे यूपीएससी का देख लीजिए, पेपर बहुत टफ नहीं आता है। और आप लोगों को पढ़ने से ये भी लग रहा होगा कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सही है। करंट में चाइना मैंने लिंक शेयर किया है, सर लिंक शेयर किया है। सर ये क्वेश्चन तो आरबीआई ने कोर्ट से की थी। भारत सरकार मतलब कौन सा? भारत में कागजी मुद्रा का पिछली बार कब शुरू हुई? कागजी मुद्रा 1862 में। साहब भारत में नहीं हुई सर। मतलब आरबीआई ने जब आरबीआई था ही नहीं ना। आरबीआई बनी सर। आरबीआई 1934 में आया। भारत की कागजी मुद्रा, भारत की कागजी मुद्रा जब आरबीआई आई तभी नोट छपे कर। उससे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किए थे कोलकाता में। हाँ 1862 में। तो बात नहीं है सर। मैं आंसर बता दे, जीडीपी हो। हाँ जीडीपी, मैं आंसर बता रहा हूँ। सर 82 में हुआ था। चेक कर लो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सर, मालूम है सर? यार बेटा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया सबसे पहले कोलकाता में। एक मिनट शांत। पश्चिम बंगाल फैक्ट है वो, फैक्ट तुम गूगल से चेक कर सकते हो, किताबों से चेक कर सकते हो, इसमें कोई डिबेट डिस्कशन का मैटर नहीं है। मालूम है गलत हैं? 1872 में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जारी किए थे पहले नोट। यार इनको कोई किताब दिखाओ भाई यार 1862 वाली। यार बहस करके क्या फायदा बेटा? जी पाया कहाँ मोबाइल के दिखाओ नोट्स मुझे। जी बात। तो फिर क्यों चुप? अभी तुमको नहीं याद है चीज़ें तो किसी के ऊपर मत करो बहस। ये चीज़ें फैक्ट है बेटा। सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी याद है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जारी किए थे। देखो फैक्चुअल चीज़ों में ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है। आप उसे गूगल से चेक कर सकते हैं, बुक से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मैं सिर्फ 2 आंसर्स पे मुझे डाउट था कि आप लोग सही गलत करेंगे। एक पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला, उसमें अभी 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 26-27 तक 5 ट्रिलियन होगा। मैंने वैसे 24 सही माना है इस क्वेश्चन में, बट एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहता था। 10 दिन पहले अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 26-27 होगा। चाहे गूगल कर लो, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ आप लोग करंट वाले क्वेश्चन के डाटा अपडेट कर लिया करिए। और सर जी हिंदू वृद्धि दर जो जनसंख्या पर आधारित है या जीडीपी है वो, हिंदू वृद्धि दर मुझे जनसंख्या कम नहीं है सर। मुद्रा इकोनॉमी का आ गया, जीडीपी भारतीय इकोनॉमी में आ गई, जीएनपी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किए बेटा। सर मतलब हमने
हिंदू वृद्धि दर क्या होती, कौन ले आया? जनसंख्या दर, किसने कहा हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या से रिलेटेड है? मतलब पढ़ाया है मैंने क्लास में क्वेश्चन। सही बहस पोषण जनसंख्या से संबंधित है ना ये। कमेंट मतलब जैसे कि कोई चीज वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या से हो रही है। बेटा हर कॉन्सेप्ट आप क्लास अटेंड करते नहीं हैं। जितने भी बच्चे क्लास रेगुलर हैं उनके सारे लगभग काफ़ी हद तक क्वेश्चन कंसेप्ट वाले क्लियर है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें गलत हैं। उसीलिए मैंने कहा था कि मैं सेटिस्फाइड हूँ उनके उससे। शिवांशी 38.66 ये 4th टॉपर है। काफ़ी अच्छा प्रयास है इन लोगों का। पीयूष और उत्कर्ष टॉपर है दूसरी बार लगातार। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, कांग्रेचुलेसन, बेस्ट विशेस। ऐसे ही लगे रहो हर सब्जेक्ट में। पीयूष गुप्ता 2nd टॉपर। लिखिए आप लोग, पहले का आंसर बी है। फर्स्ट का हमने माना बी है। वैसे अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने अनाउंस क्या किया, 26-27 अभी किसी ऑफिशियल सोर्स से आया, ठीक है। तो उसको एक्चुअली में वो क्वेश्चन अभी एलिमिनेट आप कर सकते हो कि अगर उसे चाहो तो 26-27 मान लेना अभी, लेकिन मैंने जो आप लोगों को आंसर सही माना है 24 माना है, क्योंकि अभी तक एक्चुअली में गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आया नहीं था, अभी 4-5 दिन पहले आया है। तो मैं थोड़ा एक्चुअली में लिबर्टी दे दिया आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया था उस वजह से, ठीक। अब थोड़ा कंसंट्रेट होके चेक कर लो सब लोग, हमें पता है ज़्यादातर लोगों का आंसर पता है। सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, 6 में ए, 7 में ए, 8 में बी, 9 में बी, 10 में बी, 11 सी, 12 ए, 13 बी, 14 डी, 15 ए, 16 डी, 17 ए, 18 सी, 19 डी, 19 में डी नहीं होगा, 19 में ए होगा आंसर, 19 में चाइना होगा, ठीक। वो अपडेटेड हो गया है सितंबर में, मैंने इसीलिए लिंक ग्रुप में शेयर किया था। मैंने कहा था ये सब चीज़ें आप लोग करंट से अपडेट किया करिए, जब भी टेस्ट देने आइए अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे डाटा अपडेट करके रखेंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, और सबके गलत हैं ज़्यादातर। कुछ लोगों के जिनके सही हुए हैं वो मुझे पता है वो तुक्का मारे हैं, उन्होंने डाटा देखा नहीं तो बस उन्होंने तुक्का मारा है, मुझे पता है जिनके सही हुए हैं। 19 सबने घटना चक्र से मार दिया यूएसए। पता है, हाँ हाँ देखा मैंने तुम्हारा कैलकुलेशन पर, ठीक है। 20 में ए, 21 में सी, 22 में डी, 23 में सी, 24 में ए, 25 में डी, 26 में डी। अच्छा अब ये बताओ सर, जी सर, कमेटी नहीं है सर, चंद्रबाबू नायडू कमेटी प्रमोट किया था, चंद्रबाबू नायडू कमेटी ने किया था। गूगल करो तुम, प्रधानमंत्री सीएम गूगल करो तुम, अभी गूगल करके हमें दिखाओ फैक्ट। नीरज गुप्ता कमेटी को चंद्रबाबू नायडू को कौन सी कमेटी कह रहा है? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा, नीरज गुप्ता कमेटी। चंद्रबाबू नायडू। अच्छा ये बता बेटा, फैक्ट पे कोई लड़ाई करके हमसे कोई फायदा है तो मैं बता दूँ, जो चीज़ें फैक्ट है वो किताबों में लिखी है, वो आरबीआई में लिखी है, वो नेट पे मिल जाएंगी तुमको। फैक्चुअल चीज़ों पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं। कहाँ पढ़ा तुमने? दिखाओ मोबाइल है तुम्हारे पास, जब लाना
उसके साथ आना हमारे पास फैक्ट के साथ, तब हम बात करेंगे उसमें। सुनो, जितने बच्चे 20 नंबर के नीचे हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे है, जितने बच्चे 25 क्वेश्चन से 25 नंबर से नीचे या 20 क्वेश्चंस के आसपास नीचे हैं, और कुछ तो बहुत नीचे हैं, वो मुझे पता है, वो कुछ नहीं पढ़े हैं, उनसे मुझे बात भी नहीं करनी है, उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि बहुत बार जो बच्चे 20-25 के नीचे हैं, कई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत किए हैं। मैंने कई क्वेश्चन टॉपर्स के भी देखे हैं ऐसे कि सही मार के गलत किए हैं, कि टिक कर रहे हैं सही, फिर गलत कर रहे हैं। और दूसरा, ऑप्शंस पे आप क्लियर कट टिक करिए। कई बार आप लोग क्या कर रहे हैं, जो 1 2 3 4 सही होने चाहिए, वो 1 2 3 4 नीचे ऑप्शन दिए, आप पहले ऊपर ही टिक मार दे रहे हैं। और क्लियर कट ऑप्शन मारिए, क्योंकि देखिए यहाँ मशीन चेक कर रही होती तो गलत कर देती, और मुझे खुद चेक करने में सोचना पड़ता तुम ऑप्शन कौन सा मारे हो। यहाँ पे पता चल रहा है किसी में लास्ट में मार रहे हो, मतलब जहाँ ए स्टार्ट हो रहा वहाँ मार रहे हो, कहीं पे वो जो ऑप्शन दिया उसके लास्ट में मार रहे हो। तो मुझे ये नहीं पता चलता, क्योंकि A B C जैसे ऐसे लिखे हैं, A B C D ऑप्शन अगर लिखे हैं यहाँ पे, अब कई लोग एक्चुअली में मार रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, हमें पता चल गया। अब कई लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शन को यहाँ मारते हैं, और कुछ क्वेश्चन में यहाँ मारेंगे, कुछ क्वेश्चन में यहाँ मारेंगे। अब हम इनका पैटर्न समझे कैसे, हमें ये कैसे पता चले कि ये A मारे हैं कि B मारे हैं। ये हो गया एक ऑप्शन स्टार्ट होने से पहले ही जो यहाँ पे एसेंशियल रीजन दिया रहता है, 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है ना, कई लोग यहाँ ये ऑप्शन ना मार के इसे ही मार देते हैं, ऐसा कई लोग मारे हुए हैं। 1 2 3 4 जैसे उनका स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन का ना, तो क्या करेंगे, A B C ऑप्शंस पे नहीं आएंगे, वो यही मार के फुर्सत पा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 2 भी सही हो सकता है, 2 3 भी सही होता है, 1 4 भी सही हो सकता है, 1 2 3 सही हो सकता है, तो ये ऑप्शन में दिया रहता है ना, वो क्या करेंगे, यहीं पे मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, ये टिक मारने वाला यहाँ पे मारिए, कम से कम क्लियर कट मुझे पता रहे कि इस ऑप्शन पे है। उसके बाद मुझे मार्किंग पैटर्न आप लोगों का देखना पड़ जाता है, भाई ये मार्क कैसे कर रहे हो, पहले ये देखूं मैं। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है यार, कि मैं मानूं बी मारूं कि सी मारा है। और कई लोग क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पता चल रहा मारे हुए पड़े हैं। अब मैं उनका क्या मानूं कि हिंदी में उन्होंने क्या किया, उसी क्वेश्चन का ए मारा, और इंग्लिश में क्या किया, बी मार दिया है। और ये मेरे लिए समस्या हो जाती है कि मैं उनका कौन सा क्वेश्चन लूं। फिर मैं देखता हूँ अच्छा ज़्यादातर किस में मारा है, ये हिंदी वाला बच्चा है कि इंग्लिश वाला है, उसके बेसिस पे उसके आंसर्स मुझे लेने पड़ते। भाई दोनों में क्यों मार रहे हो, एक में मारो यार। मतलब इसीलिए मैंने देखो हिंदी इंग्लिश का मैंने साथ देना चालू किया। अभी अदरवाइज मैं पेपर अलग अलग कर दूंगा, फिर हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग। हिंदी इंग्लिश का इसलिए साथ दे रहा हूँ कि जिससे कई टर्म ऐसे होते हैं कि जो आपको प्रिडिक्ट किसी लैंग्वेज में करने में दिक्कत हो रही, दूसरी लैंग्वेज देख लो। सर आप सीधे कहती है अगर दोनों में है तो सही होता है, गलत तो बाकी यार इतना रिजल्ट होना ठीक नहीं है, बच्चे कम से कम मेहनत किए हैं। सर GNP ये होती है सर, ये भी ऐसा होता है सर, वो इसीलिए हम समझा रहे हैं ठीक करना। विदेश में और भारत के लोग जो कंपनियां हैं वो GNP ले रहे हैं। अभी बेटा बात कर लें इसमें, मतलब क्वेश्चन में सर हम क्वेश्चन लेंगे आपके, मतलब हम आपके क्वेश्चन लेंगे, हम आपसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेंगे आपके क्वेश्चन। पहले एक एक चीज़ें सब बता दें जो मेजर गलतियां हैं सबकी, ठीक। इसी तरह आपको एग्जाम में जो करना है ना, एग्जाम में अगर 4 गोले दिए हैं आपको पूरा गोला भरना है। और दूसरा, आप लोग पेंसिल से टिक मारना बंद करिए। कई बच्चे पेंसिल से टिक मारते हैं, पूजा पेंसिल से बिल्कुल टिक नहीं मारना है। पेन से टिक मारिए, और पेन से ही अगली बार हो सकता है अगर बबल वबल भरने का भी लास्ट में प्रोविजन होगा, कोई एक टेस्ट हम ऐसा लेंगे जिसमें बबल फिलअप कर पाएंगे, तो उसमें मोटी पेन आती है एक रेनॉल्ड की,
10 रुपए की पड़ती बबल भरने वाली, वो पॉइंट ज़्यादा वो पॉइंटर नहीं होती, वो मोटी पेन लेके जाना कभी भी बबल भरने एग्जाम में। तो वो 4 जो आते हैं बबल्स, आप उसको सावधानी से भरिएगा, पूरा बबल्स भरिएगा, रोल नंबर सारे अपने भरिएगा, फिलअप करिएगा एग्जाम में। ये सब गलतियां बच्चे छोटी छोटी बहुत करते हैं, ये सब गलतियां कभी एग्जाम में होनी नहीं चाहिए। और ये सब बबल वगैरह इसमें लगभग ऑन एवरेज 15 मिनट जाते हैं पूरे एग्जाम के। इसीलिए एग्जाम के साथ क्वेश्चन के साथ बबल भरते जाइए, एंड में जाके बबल भरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत गलती है उसमें। क्या होता है पता चला टाइम नहीं मिला तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब आते हैं 25 नंबर से नीचे जिनके नंबर हैं, या 20 नंबर से नीचे। ऑनेस्टली बताइएगा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे क्या? जितने देखो मैंने पूछा है, जो अभी करंट, मैंने एक चीज़ और किया है, जो करंट में टॉपिक पढ़ाया था उसी से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। एग्री कर रहे हो कि नहीं? एक्सपोर्ट सेक्टर से मैंने अगर ज़्यादा एक्सटर्नल सेक्टर से उठाए क्वेश्चन तो ज़्यादा पॉवर्टी से पूछा, और बाकी प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन कम किया मैंने, कम किया था ना मैंने, और जानबूझ के किया था। और मैं सारे टॉपिक इसलिए दे रहा हूँ कि आप बार बार वहाँ से टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे रिवाइज करते चलिए। जिन लोगों के क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हुए हैं वो अपने आप से ऑनेस्टली बोलें कि रिवाइज किए थे ढंग से क्या? रिवीजन ढंग से ना होना ही गलत होना क्वेश्चन होता है। अगर आप ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको सोर्स पता होते हुए भी, मतलब आप रिवीजन नहीं किए हैं। एक बार रीडिंग मार दिए तो इसलिए रिवीजन नहीं हुआ ढंग से। रिवीजन हो जाएगा तो वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दूसरा, घटना चक्र में जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है बॉक्स में, उसको भी पढ़िए। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको बार बार सामने से जाएगा तो वो याद हो जाएगा। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको चीज़ें रटनी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए, एग्जाम के टाइम में भी आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर। एक है नेशनल इनकम वाला, वो रिवाइज करना पड़ता है आपको। दूसरा, एक रिवाइज करना पड़ेगा आपको इन्फ्लेशन के कुछ जो टर्म है, इन्फ्लेशन में 3-4 टर्म है ना, 5-6 टर्म, वो कंफ्यूज करते हैं, वो उसके डेफिनेशन देखनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद कुछ चीज़ों की डेट और पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ने क्या चीज़ें दी हैं, कही है, उसके बारे में थोड़ा। और प्लानिंग, जो 12 प्लान रहे हैं, 12 प्लान में क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो कभी कभार कंफ्यूज करता है, और उसके क्रोनोलॉजी, इतनी ही चीज़ें आपको कई बार रिवाइज करनी पड़ेंगी बाद में, जब आप अभी कर लेंगे। क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें इकोनॉमी की ऐसी हैं, एक बार दिमाग में फिट हुआ फिर दोबारा वो निकलने वाला नहीं है आपसे। जितने लोग भी इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट होने के पहले जो हाल थी, अब के क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस बूस्टअप है आप लोगों का कि नहीं है? कि नहीं बूस्टअप? क्वेश्चन करने से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है ना प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 4-5 बार 2-3 बार कर ले रहे हैं, 3 टेस्ट हो गए, मैंने फुल बोल दिया, जिसने भी फुल पढ़ के आए वो सारे सही कर रहे हैं। इवन यही नहीं, क्वेश्चन बहुत रैंडम है भाई, हजारों क्वेश्चन है वो, 1-2 क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, 100 क्वेश्चन के चैप्टर नहीं है। अब मैं सोर्स बता रहा हूँ इसीलिए मैं चैप्टर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सारे लोग पर। तब वहाँ पे 1000 क्वेश्चन है, वहाँ से मैं क्या पूछूंगा, किसी को पता है क्या? तो सब लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे वही कर पा रहे हैं ना। जिनके नंबर कम आए, ऑनेस्टली अपने आप से पूछो, क्या तुमने रिवीजन किया? जो पढ़ाया गया क्लास में, किताबें पढ़ना प्लस आपको घटना चक्र की बुक पढ़ना, मतलब वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। कोई भी सोर्स ले लो, घटना चक्र से पढ़नी, घटना चक्र से पढ़ो, कोई आपके पास सोर्स हो तो वहाँ से कर लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी कर लो, लेकिन मुझे अभी तक अच्छी किताब वही लगी। बाकी ओवरऑल में अगर एवरेज परफॉर्मेंस देखूँ क्लास की, तो लोगों ने इम्प्रूव किया, नो डाउट। मैं इसीलिए बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग वर्क कर रहे। क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं वो कुछ फैक्चुअल है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें काफ़ी हद तक सही कर रहे हो, आप लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हो। कई लोग क्लास से गायब थे, मतलब देखा टेस्ट में लगभग 24-25 लोग,
उस पर हमारी समझ से वो DSW साहब ने क्वेश्चन भी किया है कि टेस्ट में प्रेजेंस कम क्यों है, तो आप ही लोगों को जवाब देना, हमें तो देना नहीं है, उसका रीज़न हमें क्या पता। तो ये है कि देखिए, ये सब्जेक्ट भले आप लोगों के लिए नया हो, मैंने हर वो एग्जाम्पल आप लोगों से रिलेटेड देता हूँ। कभी भी आपके गांव, घर, इन सब के जो एग्जाम्पल देता हूँ वो मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ता है। आप लोगों से रिलेटेड जो एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर सकिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ मेमोरी किस तरह काम करेगी। मेमोरी इसी तरह काम करेगी जब आप अपने अगल बगल की चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे सब्जेक्ट को, तो चीज़ें नहीं भूलेंगे। ये साइंटिफिक वो है, थ्योरी है और साइंटिफिक रिसर्च है। कभी भी अपनी मेमोरी का पैटर्न पे आप चलते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, हैप्पैज़ार्ड ढंग से मत पढ़िए। कभी A से D पे मत जाइए, A B C D ही जाइए, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। A से D डायरेक्ट कभी कूद के पढ़ेंगे आप तो इमीडिएट आपको याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और देखिए, आप लोगों से एक्चुअली में मैंने प्रॉमिस किया था अगर टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही तो मैं नोट्स शेयर कर दूँगा। मेरे पास नोट्स है, एक कोचिंग का है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक शेयर नहीं क्योंकि कॉपीराइट अटैक भी हो सकता है उस पर। ठीक है, एक नोट्स है, सर मुझे GNP और GDP मुझे ये पाया गया है GNP में जो विदेश और भारत GNP को कम होगा। हाँ, बताओ किस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है तुमको? हिंदू वृद्धि दर आपने कहा GNP है। एक मिनट मेरी बात सुनो, वो स्पेशल कॉन्सेप्ट है 83 या 85 का। वो किसने दिया था? कोई एक एक्चुअली इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर रामकृष्ण का। तो उन्होंने लेके इतना में GDP से रिलेट किया था हिंदू वृद्धि दर को, उसी को कहते हैं। और इसका कोई थ्योरी व्यूरी कुछ नहीं है, वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। पढ़ी है GNP जो होती है विदेश और भारत। अरे GNP GDP की थ्योरी यहाँ पे लागू ही नहीं है। वहाँ ये कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर मतलब क्या है। तो जनसंख्या हो रही है, आपको ये कहना चाह रहे हैं जो हम देखते हैं कोई वृद्धि होती है और जनसंख्या की वृद्धि दर से होती है। अब यार ये जाके प्रोफेसर रामकृष्ण से पूछना तो हम क्या करें? हमें तो ये पढ़ाना जो उन्होंने पढ़ाया ना। कोई जरूरी है कि वृद्धि जनसंख्या तो वो जनसंख्या से रिलेटेड हो। तो और एक्चुअली होती है कोई चीज वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या हो रही है। देखो, किसी भी चीज़ में तब डिस्कशन डिबेट किया जब कोई कॉन्सेप्ट। अब जब ये फैक्ट है कि इन्होंने ये थ्योरी दी है, उसकी थ्योरी का रिलेटेड इससे है, उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बताओ। ये एक टाइप का मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ, जैसे आपने पढ़ा होगा वैगनर नक्शे का, उन्हें एक बताते थे कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका मीन्स क्या है कि कम बचत है और खर्च ज्यादा कर रहा है, तो उसकी पहले बात कम आय है, उसमें वो सेविंग्स कम कर रहा है। जब सेविंग्स कम कर रहा है तो कम निवेश कर पा रहा है, और कम निवेश कर पा रहा है तो उससे उत्पादन कम आ रहा है, और उत्पादन कम आ रहा है तो उसके बाद फिर से आय कम जा रही है। तो यही देखिए साइकिल है। ऐसी एक हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोफेसर रामकृष्ण ये कहते हैं कि भारत की जीडीपी इतनी कम इसलिए है क्योंकि वहां पे हिंदू जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित नहीं कर रही। बस उन्हें इनका एक उन्हें विचारधारा दे दी है, बस इस बात पे। और सर जी आपने क्वेश्चन दिया है GNP, अब इसका होगा इनकम, राष्ट्रीय इनकम होना चाहिए क्वेश्चन का। अब GDP और GNP दोनों एक ही हुए, राष्ट्रीय आय जो भी होता है GNP एक होता है, मतलब GDP होता है तो भारत का होता है तो GNP। आप क्लास किए थे क्या? GDP सर GNP एक होता है क्या? GNP ये होता है सर जो विदेश, इसमें वो कंपनी माइनस की जाती है और भारत में विदेशी कंपनी। GNP में कई क्वेश्चन बच्चों ने किए थे, इवन डिबेट डिस्कशन में भी हुआ था ना GNP में। सर GNP
बाद में डिस्कशन करना। मतलब ये कंफ्यूजन सर जी बात पूरा हो जाती है सर। बताओ क्या कंफ्यूजन है तुम्हारा? हम ये कहना चाह रहे हैं उठो, तुम उठो, इधर आओ, लिखो अपना कंफ्यूजन। पहले अपना क्लियर कट कंफ्यूजन लिखना, क्या है तुमको, तुम्हें पता है क्या लिखना है ना? क्वेश्चन अपना, क्या कंफ्यूजन है तुमको, समझाना मत है? चल तो रहा है। नहीं नहीं, क्या होती है? मतलब तुम अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमें बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ जीडीपी हमें बताओ मत, तुम्हारा क्वेश्चन कंफ्यूजन क्या है? जीडीपी जीएनपी ठीक है, फुल फॉर्म क्या है दोनों के? राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद हो गया। वो कौन सा राष्ट्रीय में? ये होगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल नेशनल प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, पता है बोर्ड पे आने पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, नो डाउट। चलो कोई बात नहीं, आगे तब आगे क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन ये है, दोनों एक हुए। एक दोनों एक नहीं है बेटा। मतलब कि इसमें ये होता था कि हमने ये पढ़ा है जीडीपी होती है मतलब विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर रही है। नहीं, जीडीपी देखो, ये तुम्हारा देश है। हाँ, विदेशी कंपनी और अब तुम हमारी बात सुनोगे कि नहीं? ठीक है। तुम्हें जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस नहीं पता है, यही कंफ्यूजन है ना? जीडीपी अगर ये तुम्हारा देश है, इसके अंदर जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इस बाउंड्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितना फाइनल गुड्स सर्विसेज का जो वैल्यू होगा वही जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। ठीक है, जीएनपी में क्या कि बाहर की कंट्रियों से भी जो ट्रेड हो रहा है वो भी काउंट हो जाएगा। अब बात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जो ये होगा, बात अब दोनों आ रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय आय की नहीं, सर आपने क्वेश्चन राष्ट्रीय आय नहीं डाला। ये दोनों राष्ट्रीय आय होती है, ये दोनों मिला के हिंदू वृद्धि दर क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय है। अब तुम जाओ पढ़ो, पहले जाओ, तुम्हारा हो गया। तुम पहले वो चैप्टर क्लियर कर पढ़ना, जीडीपी जीएनपी वाला, उसके बाद फिर आना। हमने पढ़ चुके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये दिया है? हाँ, मतलब ये एनसीईआरटी हिंदू वृद्धि दर दिया है एनसीईआरटी में? नहीं दिया ना? तो एक क्वेश्चन दिया है, उसमें जो लिखा है नेशनल इनकम। बेटा एक तो क्लास मत मिस किया करो, अभी रेगुलर हो 2-3 दिन से। जीडीपी जीएनपी वाली क्लास में आप नहीं थे, जब हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको रिलेट कर करके बता रहे हैं कि एक भी क्लास मिस मत करिए। तो जब आप क्लास मिस करेंगे तो वीडियो लेक्चर या चीज़ें कहेंगे आप किसी कोचिंग के नोट से पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। उसी समय चीज़ें एक एक स्टेप वाइज एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए क्योंकि जिससे वो रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन रहें। बहुत से ऐसे टर्म है, बहुत से कोहेरेंट है। अब एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी अभी कह दे, फिर से कंफ्यूज हो तुम लोग। डिसइंफ्लेशन डिफ्लेशन दोनों में कंफ्यूज हो गए। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन की डेफिनेशन कौन बता सकता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी है और एंटी डंपिंग ड्यूटी। डिसइंफ्लेशन डिफ्लेशन अब ये सब टर्म ऐसे होते हैं, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिए होते हैं। जैसे डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन पे हमने किसी को टोका था, ये देखो याद है इनको, उससे रिलेट करके आप लोगों को चीज़ें याद हो जाती हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए टोका गया था, ये कुछ अलग था। क्या होता है, याद रहता है ना कि इवन एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो आपको ये रहेगा याद, अरे सर ने किसी चीज़ के लिए टोका था, ये इसमें तो कुछ तो अलग है। ऐसा होता है ना, वो बड़ा फर्क पड़ता है। मैं कई बार चीज़ों में जब बड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डालता हूँ कि जिससे आप लोगों का अटेंशन किसी और डायरेक्शन में जाए, जिससे आप लोगों को हैपनिंग याद रहे कि अच्छा ये टर्म के रिलेटेड कुछ
क्या होगा, आप कंसंट्रेट होंगे उसके ऑप्शंस पे, उसके ऑप्शंस पे जब कंसंट्रेट होते तो आप आंसर सही कर ले जाएंगे काफी हद तक। ये चीज होती, याद रहती है उससे, इसीलिए क्लास में पढ़ाई हुई चीजें काफी दिनों तक रिटेन रहती है। जो लोग सोचते हैं एक्चुअली में क्लास में नहीं जाके बंद करके चीज़ें अब आराम से कवर की जा सकती, या किसी भी बच्चे का देख लो आप, जिनके भी टेस्ट अच्छे आ रहे हैं, वो अगर रेगुलर क्लास है तो उनके अच्छे आ रहे हैं मार्क्स। वंदना आप अपना टेस्ट ली, आप दी थी टेस्ट, दो निकालो, ये टेस्ट फिलअप कर देना। फैजान, हमारे मार्क्स बहुत कम होने नहीं चाहिए। जो आप भी प्रूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप रख लो सारे ही, बाद में ले लेंगे। आपकी नौकरी का कर बस इसमें और रुपया। कुलदीप आप टेस्ट लेके अटेम्प्ट करना फिर से, ठीक है सर। जो भी ऑप्शंस बता दिए गए बात अलग थी, लेकिन आप अपनी तरफ से टेस्ट लेके, मेरे पास नहीं है वो, मिश्रा सर से ले लेना, ठीक है सर। ग्रुप में या PDF हम कह देंगे, उनसे भेज देंगे वो। क्या बेटा 9 बजे से क्लास होती, तुम डेली 10 बजे पहुंचती हो, हैं? क्या नाम है आपका? वंदना, अच्छा इनकी टेस्ट कॉपी दे दो। चलो बातें यार सब्सिडी पे, अगला एग्रीकल्चर सब्सिडी टॉपिक, लास्ट वाला टॉपिक लैंड रिफॉर्म लगभग कवर कर दिए थे ना, वो बोले थे क्या, अब कल बोले थे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। सब्सिडी का नाम बहुत सुने हो आप लोग, सब्सिडी को हिंदी में भी सब्सिडी कहते हैं, अनुदान कहते हैं, लेकिन सब्सिडी ही लिखे हुए हैं, ठीक है। सब्सिडी क्या होगी, कृषि सब्सिडी क्या होगी, सब्सिडी का कुछ मतलब पता आप लोगों को? किसान को छूट प्रदान करना सरकार द्वारा। क्या? किसान को छूट प्रदान करना, एक 16 पैनल ले रहा है, उसमें 25% सरकार सब्सिडी देगी, जिससे उससे सस्ता पड़ेगा, ठीक। यस, सब्सिडी में क्या करती है गवर्नमेंट, जो है किसी भी चीज के कॉस्ट में और किसी भी चीज के उत्पादन में, या कोई अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पे छूट नहीं देती, पैसे देती। जैसे किसी का प्राइस कंपोनेंट है 100 रुपए है, ठीक, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है, हो सकता है 40 रुपए सब्सिडी दे, इसका रेट 60 रुपए कौन पे करेगा, आप पे करेंगे, ये 40 रुपए जाएगा सब्सिडी में, ये गवर्नमेंट दे दी। क्या ज़्यादा आगे मत सोचिए, अभी जो बोल रहा हूँ सब्सिडी की डेफिनेशन पे फोकस करिए, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी पे, तब आगे बात करेंगे, वापस देगी कि नहीं देगी, क्या करेगी, उस पर बात करेंगे। पहले जिस टॉपिक पे फोकस रहे उस पर कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा सोच लेंगे तो हो जाएगी कंफ्यूजन, ठीक, हैफाज़ार्ड हो जाएगा दिमाग में। सब्सिडी क्या हो गई यहाँ पे, मान लिया किसी चीज का रेट इतनी लागत पड़ती है, ठीक है,
अब सरकार को क्या चाहिए? हमने कल बताया था एग्रीकल्चर इनपुट और आउटपुट बताया था ना। इनपुट को सरकार को कम करना अगर है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अगर इनका पैसा बढ़ाना है, तो ये इनपुट जो 100 रुपये लग रहा है, इसमें से सरकार क्या कह रही है कि आप में 40 रुपये हम इसमें खर्चा करेंगे। हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी वे में भी, ये दो टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दोनों वे में हो सकता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी दोनों बता देंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक, अब ये जो मूल्य घट के कितना पड़ रहा है इसको 60 रुपए, ये क्या हो गई सब्सिडी, यही हो गई आपकी सब्सिडी। अब इसमें डिफरेंट टाइप आगे पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे डिफरेंट सेक्टर में किस किस एरिया पे फोकस करके ये चीज को मैनेज करती है सरकार। जैसे बिजली में सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर वाली, जो ट्यूबवेल आप चलाते हैं मीटर पे, वो डायरेक्ट सब्सिडी है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है? कितने रुपए यूनिट पड़ती है गांव में? सर बिजली की बात कर रहे हैं। हाँ, बिजली गांव में जो ट्यूबवेल वाली बिजली होती है वो सस्ती होती है ना, वो जो पर यूनिट बिजली पड़ती है तो ये इसी में आता है, बाकी ये सरकार पे करती है और कंपनी इतने पे चार्ज करती होगी ना। मैं 100 रुपये नहीं, वहाँ कुछ चार्ज अगर 8 रुपये चार्ज है तो यहाँ हो सकता है 3 या 4 रुपये ये सरकार पे कर रही हो, 3 या 4 रुपये आप पे कर रहे हैं। ठीक, क्या हो गया इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी क्या? एलपीजी, एलपीजी हो गया डायरेक्ट सब्सिडी। कैसे? पैसे आपने पूरे दिए, पैसे आपको डायरेक्ट वापस आ रहे हैं। जो फर्टिलाइजर यूरिया खरीदते हैं अब खेतों में, अब डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, उसमें भी आप यूरिया वाले को पूरे पैसे देते हैं, तो उसके बाद उसमें से जितना सब्सिडी मिलनी होती है वो आपके अकाउंट में आती है ना। ठीक, पहले लेकिन क्या था, पहले वही यूरिया सस्ता था, ये जो पैसे देती थी सरकार कंपनी को दे देती थी, ये इनडायरेक्ट था। पहले क्या था, सरकार की वो यूरिया की बोरी सस्ती थी, लेकिन उसमें यह था कि ये 40 रुपये कहाँ पे कर दे रही थी सरकार, जहाँ प्रोडक्शन सेंटर है उनको दे रही थी। लेकिन अब क्या करती है, अब ये सरकार क्या की डायरेक्ट किसानों को कि भाई हम तुमको दे रहे हैं तो तुम अपना यहाँ पे लेके एडजस्ट कर लो। तुमने अगर 100 रुपये की बोरी खरीदी तो 40 रुपये हम आपके अकाउंट में पे कर देंगे। ये क्या हो गया डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सब्सिडी किस किस है, फूड सब्सिडी भी देती है सरकार गरीबों को बांटने के लिए। सर सब्सिडी सभी पेस्टिसाइड देती है, सिर्फ लीगो में देती है, सारे में नहीं देती है, कुछ यूरिया वगैरह देती है, हाँ कुछ और सेक्टर पे देती है, देखना पड़ेगा। बीज यूज पे भी देती है, सीड पे भी देती है, उनके जो सरकारी आउटलेट से मिलते हैं, सरकारी आउटलेट सरकारी से मिलते हैं ना बीज। हाँ, तो उसमें भी सब में डिसाइड है कि किसी की खेती कितनी, कितना यूरिया उनको मिलेगा सब्सिडाइज रेट में, सबकी लिमिट डिसाइड है। ऐसा नहीं कर सकते आप कुछ कितना भी यूरिया खरीद लीजिए, आपके वही खाते में है ना, सबकी लिमिट डिसाइड है सब्सिडी वाले में। क्या यूरिया और एलपीजी में सब्सिडी मिलती है ना, मिलती है, एनपीके भी मिलती है। एनपीके भी कहाँ मिलती है? देखो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे पास जो पॉलिसी रिलेटेड डाटा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं अभी समझाने के पर्पज से बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है उस पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ में हमें गवर्नमेंट समझ के क्वेश्चन मत करिए, हम अभी पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। सर राजीव भाई ने कहा था, ठीक है, सब्सिडी समझा रहे हैं, सब्सिडी होती क्या है, अब मिलती है कि नहीं मिलती, वो सरकार की उस समय की क्या पॉलिसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, और सबके रिडर्सल मैकेनिज्म है, जो चीज़ें जैसी पॉलिसी में हो आप पढ़ लीजिए उसको, उसके अनुसार अपना राइट क्लेम करिए। ठीक,
इस पर डिस्कशन डिबेट नहीं करेंगे किसको क्या मिल रहा है किसको क्या नहीं। ये करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी होती क्या ये समझाया, वो समझ में आया ना। एलपीजी कभी मिलती थी ना, पता है ना डायरेक्ट ई रुपया दे लगे, ई रुपया सब्सिडी दे रहा है। ई रुपया अभी लॉस कर डिजिटल रुपया अभी कल मैंने शेयर किया है यार बना के नोट्स। रुपये पढ़ा किसी ने सीबीडीसी वो डिजिटल रुपया है। कब आया? ये 1 दिसंबर 1 अगस्त 2021 को। यार तुम पढ़ाई किया करो, तुमको बोलना नहीं है बेटा। आप पढ़ते कम हो और कोई चीज़ें ऊपर की लाइन पेपर की ज़्यादा पढ़ते हो। जब पेपर की ऊपर लगी लाइन पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ऑलवेज रहेगा। आप डिटेल पढ़ा करो। आप पेपर की ऊपर लाइन पढ़ के जो लोग ये चौराहे के डिस्कशन मत किया करो। ये चाहे पे चौराहे के डिस्कशन होते हैं या सिर्फ हेडलाइन पढ़ के होते हैं, और इसीलिए हेडलाइन बड़ी रोचक बनाई जाती है हिंदी पेपरों की। ऐसी बनाई जाएगी ना आपका इमोशंस क्या करेगी, एग्रीवेट कर देगी। कोई पूरा पेपर का वो पैसेज पढ़ने नहीं जाता। तो सब्सिडी अब किस किस फील्ड पे मिल रही है? डायरेक्ट सब्सिडी हो गई, इनडायरेक्ट सब्सिडी। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। डायरेक्ट सब्सिडी में आप लिख लीजिए, सब्सिडी मतलब समझ गए अनुदान है एक तरह का, जो एक्चुअली में इनपुट कॉस्ट घटाने के लिए और आउटपुट पे अगर सब्सिडी दी जा रही है और आउटपुट पे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे एमएसपी में अगर एमएसपी देखेंगे वो आउटपुट पे लगती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के इतना बवाल तो कटा था अभी। एमएसपी नाम तो सुने हैं सब ना, किसान बिल जब आया था उस समय एमएसपी का कितना हल्ला मचा था। ठीक, तो अब आइए उस पर डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है। लिखिए, प्रत्यक्ष सब्सिडी सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण है। प्रत्यक्ष सब्सिडी सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण है जो औपचारिक रूप में पूर्व निर्धारित मार्ग के माध्यम से अंतिम लाभार्थी तक पहुंचता है। आप लोग सेंटेंस मत लिखा करिए, लोग डायरेक्टली वैसे पॉइंट लिखिए। दिखाइए सरकार और लिख दीजिए डायरेक्ट। पैसा गया किसके पास? बेनिफिशियरी के पास, लाभार्थी के पास। बाकी नोट्स में दिया है, अच्छे से पैसेज बना बना के बड़े बड़े सेंटेंस दे दिए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा जो हम बता दे रहे हैं। यहाँ सरकार बनाइए, उनको ऐसे ट्रांसफर डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं। बेनिफिट ट्रांसफर हो गया लाभार्थी के पास, बेनिफिशियरी हिंदी में, समझे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यही हो गया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्या, सीधा आपका इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसमें लिखिए कौन कौन सी स्कीमें हैं, कुछ लिख लीजिए। इसमें देखिए पहली बात तो जैम की स्कीम बहुत काम आई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, ये वाला टर्म मैंने पढ़ाया था बैंकिंग में। जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, ZAM। जैम ट्रिनिटी का डीबीटी में बड़ा रोल नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब समझते हैं डीबीटी। डीबीटी बड़ा सुनते रहते हैं यार, जितने भी एक्चुअली में जो आते हैं आपके पास। ट्रांसफर क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये तो है आपका जो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है। ये डस्टर बड़ा महान है।
देखो जैम क्या की, जनधन आधार अकाउंट हो गया, ये जनधन, ये अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो गया, ये आधार हो गया, ये मोबाइल हो गया, मोबाइल नंबर से कनेक्टेड रहता है ना सब कुछ। ये कहलाता है जैम ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब तीन लोगों को मिला के एक्चुअली जो बनाती है। तो ये एक्चुअली जो टेक्निक आई उससे क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहाँ पे, सरकार के अकाउंट से आपके अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर हो रही है। एलपीजी हो गई, मनरेगा हो गया, ये सब मनरेगा का फंड किसके थ्रू जाता है, इसी के थ्रू ना, इसीलिए इसको जैम ट्रिनिटी कहा गया। समझ में आया ना, जैम ट्रिनिटी क्या कह रहे हैं, यही है जैम। इसको हम सिर्फ सब्सिडी में ही लेंगे या फिर और भी चीज़ों में लेंगे? मेनली आधार जो बनाया गया है ये सिर्फ टारगेटेड बेनिफिशियरी को यूज के लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। ये कहा गया कि आधार जो बनेगा, आधार एक्चुअली में बना ही ये पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, एक आइडेंटिटी रहे सबकी। बेसिक पर्पस आधार का यही था और है। हाँ, मनरेगा से भी लिंक कर दिया गया, डीबीटी ट्रांसफर हो रहा है, जितने भी डीबीटी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मनरेगा इससे ही हो रहे हैं। तो इसमें से बीच में कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट सरकार से डायरेक्ट? यस, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए बीच में इंटरमीडियरीज गायब कर दिए गए। पहले क्या इसमें था, जब ये सिस्टम नहीं था तो क्या होता था, कई एग्जाम्पल या कई मीम देखे होंगे, सरकार से कितना बड़ा गोला पानी का टपक रहा है, यहाँ कहीं पहुँच रहा है इतना बड़ा, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे 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 बूंद, फिर यहाँ के बेनिफिशियरी तक ऐसे पहुँचा। ये देखे है ना, ये वाला हाल था पहले। इंटरमीडियरीज इतने थे बीच में कि सब गायब होके सब फाइलों में रह जाता था, और जो लास्ट बेनिफिट था वो पता चलता था कि उसके पास 10 बार पहुंचने के बाद हो सकता माइनस में ही पहुंचे। हाँ हाँ, अब क्या है, अब देखते हो, एक तो इसमें क्या है, टाइम का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, कि पता चल रहा है इस मौसम की जो सब्सिडी मिलनी है वो 4 मौसम बाद मिल रही है, 4 साल बाद मिल रही है, कोई मतलब नहीं। अब लेकिन यहाँ पे जब से डिजिटलाइज हो गया तब से क्या कर रही है गवर्नमेंट, डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन तुरंत। ये बीच के जो ये चक्कर थे ये गायब, सब लोगों ने कर दिया, काउंट कर देना कितने बच्चे हैं। करप्शन कम हो गया, करप्शन घट गया, लोगों को एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी बन गया ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई ना। पारदर्शी सिस्टम होने पे क्या आपको पता है, आप ट्रैक कर सकते हैं भाई कि हमारा ये पैसा गया, ये पैसा आया नहीं अभी तक, तो सारा कुछ देख सकते हैं कहाँ पे हमारा पैसा है। यस बोलो। नहीं, नीरज कुमार गुप्ता कैशलेस वाले, कैशलेस जो ये पेटीएम डिजिटलाइज पेमेंट सिस्टम है, नहीं डायरेक्ट है, ये अलग है। नीरज कुमार गुप्ता की कमेटी नहीं है, अगर नीरज कुमार गुप्ता की कमेटी हो डीबीटी पे तो देख लेना, उनकी नहीं है हमारी समस्या। कैशलेस वाले से रिलेटेड नहीं, कैशलेस वाला डिजिटलाइज पेमेंट सिस्टम है। कई कमेटियां बीच में बनी है, वो सब कमेटियां याद रख लेना। मैं इसलिए कमेटियों के क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे एक आध 2 कमेटियां पूछ लेता हूँ, जिससे बाकी और कमेटियां आप लोग कवर कर लीजिए। और वो घटना चक्र में दी होती है, वहीं पे दी होती है अगल बगल। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आप क्या हो गया, अब अगर डायरेक्ट सब्सिडी यूरिया में नहीं मिलती थी तो पहले क्या होता था, जब कंपनी को देते थे सस्ता था घंटा। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों किया गया यूरिया को या एलपीजी को,
जैसे गवर्नमेंट से चला फंड, ये गया कंपनी ए को, ठीक है, कंपनी ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, और यहां से ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लिया यूरिया आपका डिस्ट्रीब्यूट किया अगर, और ये पहुंचा कस्टमर के पास कुछ रेट पे, किसी रेट पे मिला, तो गवर्नमेंट जो अब यहाँ पे जब इस कंपनी को गवर्नमेंट को देना पड़ता था सब्सिडी परसेंटेज में, तो ये लोग क्या करते थे, इतना मास प्रोडक्शन करते थे कई चीज़ें ऐसे लोगों को, नॉन बेनिफिशियरी को भी बेचने के लिए, कि मतलब अगर ये किसानों को बेचें, सिर्फ किसानों पे फोकस हो यूरिया का, जितना उनको ज़रूरत है उतना उनके हिसाब से, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी यहाँ पैसे कम खर्च करने पड़े, क्योंकि वो हम लोगों के टैक्स का पब्लिक बनी ही है ना, टैक्स कम सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो डाटा दिखाते थे ये कंपनी वाले, इनके पास ये डाटा नहीं है कि ये कितने, मतलब इनके पास कितनी खेती, अभी क्या है, खेती के हिसाब से सबको यूरिया मिलता है, लिमिट है। पहले क्या था, कितनी भी यूरिया लाओ बस आपको सब रेट पे वही मिलेगा। यहाँ बहुत करप्शन इस लेवल पे था, इस लेवल पे करप्शन था, इनका मास प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट का क्या था, सब्सिडी एक्चुअली में कट डाउन करनी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ आ गए डायरेक्ट, बोली कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं डायरेक्ट अपने किसानों को देंगे। अब उसने आधार, उसके पास डाटा हो गया, वही खाता लिंक कर दिया, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, सबके खाते लिंक, आधार कार्ड लिंक। अब इसको ये पता चल गया कितने इनके पास खेत है, कितना खेत है, तो किसी सीजन में इनको कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से हम सब्सिडी रैशनलाइज कर दिए ना। यहाँ जो बल्क में एक साथ हमें पैसे, ये जो डिमांड कर रहे हैं उतना देना पड़ रहा है, ये नहीं देना पड़ेगा ना। और ये जो बेनिफिट कमा रहे हैं उससे इनका काम खत्म। आप अपना रेट प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप करिए प्रोडक्ट, आप बेचिए, जो रेट पे बेच सकते हैं उसमें जो हमें प्राइस पे देना होगा हम डायरेक्ट किसानों को दे देंगे। ये लीकेज खत्म। अब ये बीच में नेगोशिएशन वाली जो ब्यूरोक्रेसी वाला रेड टेपिज्म और करप्शन केसेस थे वो खत्म। अब डायरेक्ट पैसा किसको आ रहा है, किसान को, बेनिफिशियरी कम, लाभार्थी को ना। इसीलिए ये लागू किया गया, और सेम यही एलपीजी में भी किया गया। एलपीजी सिलेंडर यहाँ कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, अब कितना सिलेंडर जाएगा पता नहीं। अब यहाँ क्या सिलेंडर की लिमिट डिसाइड है ना, कितने पे सब्सिडी देगा कितने पे नहीं। अदरवाइज लोग कॉमर्शियल यूज के लिए पता चल रहा है वही सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज किए जा रहे हैं, कहीं किसी भी चीज़ के लिए सेल भी कर रहे हैं। हाँ, तब तो ये चीज़ें क्या हुआ, लीकेज खत्म किया ना सरकार ने अपनी स्पेंडिंग का। अब सरकार जब सब्सिडी कम करेगी उन पैसों को दूसरी जगह भी खर्च कर सकेगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूल पे, हेल्थ पे। तो पैसे सरकार को एक्चुअली मोबिलाइज दूसरे डायरेक्शन में करना है ना, इन सब पे भी तो खर्चा करना है। जब वो बजट बनता है तभी तो अनाउंस होती है सब्सिडी। अगर सब्सिडी पे बहुत फोकस रहेगा तो दिक्कत होगी ना। अब यही हाल फूड सब्सिडी में हुआ। फूड सब्सिडी पढ़े ना आप लोग, सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड पे दी जाती है। जो 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ चावल ये सब सुनते हैं ना फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और कितने रुपए किलो को सरकार खरीदती है, सरकार की खरीद प्लस जो वो बांटती है लोगों को, लगभग कितना 75% रूरल को देती है, 60% अर्बन को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अराउंड 75% रूरल है जिनको NFSA के वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड मिलता है, गेहूं चावल ये सब सस्ते रेट पे। किस रेट पे, 2 रुपये या 1 रुपये ऐसे कुछ रेट है। एक का 2 रुपये, एक का 1 रुपये। राइस का 2 रुपये है, 3 रुपये, 2 रुपये गेहूँ है, और एक सीरियल्स भी है, दाल भी देती है कहीं कहीं,
चीनी भी देती है ना, तो ये सब के बेनिफिट। अब सोचो ये जो गैप है प्राइस में, अब यहाँ सरकार खरीद रही है अराउंड अगर 25 रुपये या 26 रुपये, 25 रुपये अगर खरीद रही है सरकार, ठीक है। अब जैसे धान अगर 2,000-3,000 रुपये MSP 2,000 रुपये डिसाइड करती है, 2,000 रुपये क्विंटल धान खरीदी सरकार, इसका स्टोरेज करेगी, खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा, हैंडलिंग में खर्चा आएगा, जो स्टाफ एम्प्लॉय होंगे उसके खर्चे, प्लस धान को चावल बनाने में खर्चा आएगा ना। ये सब खर्चे कौन वहन कर रहा है? सरकार ना। तो कहाँ से जा रहा है ये सब पैसे? सब्सिडी दी जा रही है। तो वो आधार के थ्रू ये सब लिंक होने पे ये पता है कि कितना चावल गेहूं कहाँ बटेगा। POS मशीन है ना वहाँ पे, उसके थ्रू बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती है। अब एक और सिस्टम आ गया, 1 नेशन 1 आधार कार्ड। यस सर, 1 आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड। हाँ, 1 नेशन 1 कार्ड। ये सिस्टम भी आया कि आप किसी भी मतलब देश के किसी भी भाग में हो, जो माइग्रेशन वाले की वजह से जो गरीब बेचारे कहीं बाहर जाते थे उनको उस रेट पे नहीं मिल पाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है तो वो वहाँ से मिल जाता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड में किसी भी POS मशीन से आप जाके अपना इस सब्सिडाइज रेट पे लोग ले सकते हैं। इसमें कई स्कीमें, अन्नदाता स्कीम जो है वो उसमें 35 किलो समथिंग कुछ मिलता है। तो ये सब सरकार कहाँ से बहन कर रही है? ये सब बहन कर रही है सब्सिडी के थ्रू। समझे सब्सिडी कैसे काम कर रही है? मजा आ रही है ना इकोनॉमी पढ़ने में? बहुत रिलेटेड है ना आप लोगों से एक डे लाइफ में। किसमें? ये जो आपने बताया था कि मतलब यूरिया की जो सब्सिडी होती है ना, पहले तो मतलब इनडायरेक्ट थी और अब ये डायरेक्ट कर दी थी। तो गवर्नमेंट का मतलब इसमें लागू करने का मतलब तो यही था ना कि करप्शन कम करना था। करप्शन कम करना और तुरंत आपको सब्सिडी पता चले, और दूसरा ये भी पता चले कि हाँ आपको सब्सिडी दी जा रही है। सर हमें ऐसे भी देखने को मिलता है जिसके नाम से जन्म नहीं उसके आधार कार्ड में वो यूरिया मिल जाती है। कुछ डिसाइड होगा कहीं भी खेती में लगाते होंगे। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट सब्सिडी आप लोग समझ ही गए। इनडायरेक्ट में यही है कि पहले मतलब आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता, वो हाल ही में मतलब बहुत सारी खबरें आती हैं कि मतलब भारत से नेपाल के लिए यूरिया मतलब भेजी जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं तो करप्शन का एक जरिया है। किसका? मतलब जो भारत से नेपाल यूरिया भेजी जा रही है, अब कहाँ भेजी जा रही है? अब यार देखो उन सब चीज़ें बाद में आएंगे, अभी कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझो, जो सिस्टम के मिसयूज है, फेल्योर है, उसको भाई वो अभी आप जब आप एथिक्स पढ़ोगे करप्शन में तो वहाँ सोल्यूशन ढूंढना, और करप्शन जब पढ़ना सेकंड पेपर में तो वहाँ पे ये सब का सोल्यूशन ढूंढना। इकॉनमी में हमारा क्या काम है? कॉन्सेप्ट बताना, किससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा। ठीक है, हम करप्शन का नाम ले देंगे, बस इतना बहुत है। अब वो गवर्नमेंट सिस्टम सुधरेगा कैसे? गवर्नेंस आप सेकंड पेपर में पढ़ रहे हो कि नहीं? एथिक्स वाले में पढ़ रहे हो ये सब गवर्नेंस वाले टॉपिक, तो वहाँ आपको सोल्यूशन मिलेगा। सर एथिक्स में जो केस स्टडी होती है ना, तो उसमें केस कुछ ऐसे डाल देते हैं जिसमें सूचना को तब्दील कर देते हैं। सारे टॉपिक बहुत इंटरलिंक होते हैं हर पेपर के, नो डाउट। लेकिन चक्कर ये हम हर टॉपिक पे घुस जाएंगे ना, हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। वैसे भी देख रहे हो 1:01, कुछ आज टॉपिक हुआ नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी आपको समझ में आ गई? बिजली वाला जो एग्जाम्पल दिया, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं पहुंचता, वो इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको बेनिफिट मिल गई। जैसे गवर्नमेंट गांव वगैरह की बिजली भी सस्ती देती है ना, रूरल एरिया की बिजली सस्ती देती है,
तो वहाँ पे सब्सिडी या हाँ कुसुम योजना जो चल रही है उसमें भी सरकार को क्या सरकार सब्सिडी देती है, पंप सस्ता मिलता है, उसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है ना, उसमें सस्ता मिलता है आपको पंप क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। ठीक। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है इसमें क्या है आप लोगों को प्रीमियम जो है उसका कम पे करना पड़ता है ना। कृषि यंत्र, हाँ इस पर भी इनडायरेक्ट सब्सिडी, ट्रैक्टर वगैरह रेट थोड़ा कम होते हैं, टैक्स कम हो लगता है या उसके जो इक्विपमेंट और होते हैं, समझे आप। ये सब इनडायरेक्ट सब्सिडी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए मैंने बोला कि आसान होगा आपके लिए समझना। अभी जब यूरिया का एग्जाम्पल दे रहा था तो वहाँ बताया ना कैसे इनडायरेक्ट सब्सिडी, यही है आप अपने हिसाब से। रेलवे में कौन सी होती है डायरेक्ट? रेलवे में टिकट में ना इनडायरेक्ट है ना, रेलवे का टिकट कंसेशन है ना आपको, नहीं जाते हैं टिकट का ना इनडायरेक्ट है ना, आपके अकाउंट में थोड़ी आता बाद में बस। अब देखिए डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी के, डायरेक्ट सब्सिडी के आपको बताया कुछ नुकसान और फायदे, इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डायरेक्ट सब्सिडी कैसे आई। अब आप लोगों को कुछ फायदे नुकसान इसके जो हैं, जो विजन वाला पीडीएफ वॉल्यूम नंबर 2 दिया है उसका, वॉल्यूम नंबर 2 उसमें आप पढ़िएगा, चीज़ें आपको और भी ज़्यादा वाइड थोड़ा मिल जाएंगी। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ओवरऑल क्या है ये, कुछ और पॉइंट आपको देखो किताबों से पढ़ते पढ़ते सिंपल सा ये समझो कि आपको अगर लिखना है किसी चीज़ को, रिप्रोड्यूस करना है, वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखनी पड़ेंगी किताबों से। इसीलिए नोट्स वो दिया हुआ है, उस नोट्स में एक बार आप फिर से रीड आउट करिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी क्या मैंने बताया था, क्या चीज़ें इंटरलिंक है वहाँ पर। उसके क्या है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक। और उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए उस पर हम नहीं बता रहे हैं आपको। बाकी WTO का एग्रीकल्चर AOA मैंने बता दिया था। WTO जब पढ़ा रहा था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बताया था, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब बताए थे मैंने, तो उसमें ये सब कवर है। तो उसकी जो सब्सिडियाँ हैं, इसको कहाँ किस एरिया में सब्सिडी दे सकते हैं, किस एरिया में नहीं, वहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। और अगर आप पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसको दोबारा यहाँ बता के कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सिडी से जनरली क्या फ़ायदे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी पे मत जाइए। जनरली सब्सिडी से क्या लगता है, क्या फ़ायदा है, सरकार क्यों दे रही है सब्सिडी? क्यों दे रही है सब्सिडी सरकार? अगर इसके बेनिफिट लेके एग्रीकल्चर सब्सिडी के बेनिफिट बताओ, कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं फटाफट। बट क्या आप लोग अपनी PDF सामने खोल लीजिए तो आसान पड़ेगा सबको पॉइंट रेज करने में। बेनिफिट, फायदा सब्सिडी से, सब्सिडी देने का क्या प्रोविजन है, क्या लोगों को बताओ? लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वगैरह करें जिस क्षेत्र में दी जा रही है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने। हाँ, उत्पादकता बढ़ाने के लिए सब्सिडी, गुड पॉइंट, प्रोत्साहन ठीक है। और मेन पॉइंट बताओ यार, इकोनॉमिक टर्म में थोड़ा बताओ, साइकोलॉजिकल से ऊपर हटके।
किसान को आत्मनिर्भर कुछ पूछ रहे हैं कहाँ से लियो वैशाली और तुलसी आत्मनिर्भर सहायता योजना डिस्कस कर रही हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों यहाँ आके डिस्कस करो जरा। अच्छा तुम दोनों इधर आओ, डिस्कस करो जरा। नहीं, आत्मनिर्भर भारत सहायता योजना, आत्मनिर्भर भारत सहायता योजना। हाँ तो उसमें जो सब्सिडी दी गई, सब्सिडी क्यों दी गई, फायदा बताओ ना। हम फायदा पूछ रहे हैं। अरे सबसे बड़ा फायदा बेटा ये बताओ ना, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। इनपुट कॉस्ट कम होगी ना जब सब्सिडी देंगे। सिंचाई बताओ, एग्रीकल्चर में कौन कौन से पार्ट हो गए। इरिगेशन हो गया, इरिगेशन की बिजली पे अगर सब्सिडी दे दिया वो सस्ती हो गई। बीज पे सब्सिडी, हाइब्रिडाइज बीज पे सब्सिडी वहाँ सस्ता, फर्टिलाइजर सस्ता हुआ, मशीनरी सस्ती हुई कि नहीं, प्रोडक्शन कास्ट कम हो गया, प्रोडक्शन कास्ट कम हो गया ना। अब आगे सब्सिडी कहाँ, मार्केट प्लेस पे सब्सिडी देती है, जो एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो नए एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्रिएट किया जा रहा है ये ना। और बाकी कई चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर के वहाँ पे छूट दी होती है। वेयर हाउसिंग में भी काफ़ी सस्ता होता है, सब्सिडी वहाँ दी होती है। जैसे आलू जहाँ स्टोरेज में रखते हैं, सहकारी स्टोरेज में बहुत रिजनेबल रेट होता है, बहुत रिजनेबल रेट होता है, वहाँ भी सब्सिडी होती है। उससे क्या हुआ, आपका मार्केट कास्ट बढ़ गई। सब्सिडी आपको फसल बीमा योजना में सब्सिडी दी गई तो अभी आपकी इनपुट कॉस्ट घट गई ना। तो इस तरह जोड़ो ना, ऐसे डायरेक्शन में सोचो। देखो इनपुट आउटपुट जो मैंने पहले लिखाया था उसकी लिस्ट देखो, उसकी लिस्ट जब देखोगे तो वहाँ किस किस फील्ड में सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा इस फील्ड में सब्सिडी दी गई, इनपुट कॉस्ट कम हो गई सर। आउटपुट कॉस्ट, आउटपुट फील्ड में कहाँ सब्सिडी दी गई, एमएसपी पे जैसे सरकार कह देती है कि आउटपुट में कि भाई हम ये खरीदेंगे, एमएसपी इतना 2000 रुपये क्विंटल, जस्ट बोने की बुआई के पहले घोषित की जाती है, पहले एमएसपी। और प्रोक्योरमेंट प्राइस बाद में भी घोषित की जाती है, जब सरकार के पास ये होता है कि अभी भी स्टोरेज खाली रह गया। समझे आप लोग। तो क्या हो रहा है इससे, कुल मिला के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही है ना सब्सिडी। तो इसमें ओवरऑल पब्लिक को फायदा है, कहाँ पे। यस सर, तुरंत सर घुमा क्यों एक्सप्लेन क्यों नहीं करोगी, बताओ जरा। किसान के ऊपर पहली बात तो जो बोझ इतना बढ़ रहा था वो बोझ कम हो जाएगा किसान के ऊपर, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से। हाँ यस, गुड पॉइंट। यस, डिमांड और सप्लाई। हाँ, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। गुड। इसका इंक्रीज देखा जा सकता है, जीडीपी में मतलब इसका वृद्धि दर देखी जा सकती है। हाँ, जीडीपी में वृद्धि दर एग्रीकल्चर सुधार में आएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में आएगा ना। आपको लोगों को पता है 51 और 52 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल परसेंटेज कितना था, पढ़ा किसी ने? क्या सर क्वेश्चन जैसे अभी 17-18% है ना जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन। 51, 50, 51 में कितना था, 51-52 में कितना, 20, 23 और कोई बताओ, 29। तुम तो रंगराजन कमेटी के अनुसार वो बता रहे गरीबी रेखा। अराउंड 55% था, 56% ऐसे कुछ था 51-52 में। अभी 18% है, हो गया 17% लगभग हो गया जीडीपी में योगदान। सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ गया अब ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा
हैं? एग्रीकल्चर बहुत कम हो गया, सर्विस बहुत ज़्यादा। हाँ, तो एग्रीकल्चर पे ध्यान कम दिया गया ना, उसके एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लोग ओवरबर्डन है। हाँ, तो सब्सिडी में अब आते हैं सब्सिडी बेनिफिट पे। तो सब्सिडी बेनिफिट पे और भी कई चीज़ें हैं। सब्सिडाइज रेट पे लोन भी तो मिलता है, कृषि लोन, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है सबको, वो बहुत कम रेट में मिलता है ना। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी में आएगा कि डायरेक्ट सब्सिडी में? इनडायरेक्ट आएगा ना, क्योंकि रेट बाकी सरकार पे करती है ना। तो सब्सिडी के बेनिफिट बताओ ना। एक तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गई, इनपुट कॉस्ट सारे के कम हो गए, किसानों की क्या हुई, आय बढ़ गई, आय बढ़ जाएगी ना, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन उनका बढ़ जाएगा। दूसरा, उनका जीने का स्तर, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, सब में फायदा होगा ना। ओवरऑल सारे सोशल इंडिकेटर बढ़ेंगे जब इनकम बढ़ेगी उनकी अगर एक्चुअली में मौसम डिजास्टर, इन सबसे भी प्रोटेक्शन हो गया। अब सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना रही, किसान कृषि सेंटर, किसान कॉल सेंटर खोल रही है, ये सब किस लिए खोल रही है? ये भी सब तो सब्सिडी ना सरकार की, एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्ट है। इसमें सर कुछ किसान उसमें क्या है, आते हैं आपके पॉइंट पे, बोल ही लीजिए। जैसे कि आपने अभी बताया था, किसान कॉल सेंटर जो होते हैं, हाँ। वो किसानों को मतलब कॉल सेंटर में खेती करने के बारे में किस तरह हाँ, से हाँ। होता है? बता इसमें सुधार भी हो सकता है। यस, तो होगा ना सुधार, वही तो बता रहे थे। हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट और नई इंफॉर्मेशन इनफ्लो होगी, लोगों के पास नए ऑप्शन खुलेंगे तो और ज़्यादा रोजगार क्रिएट होगा। और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है कृषि में बहुत ज़्यादा प्रछन्न, कहते डिस्गाइज्ड, प्रछन्न बेरोजगारी। ये क्वेश्चन पूछा था ना, बहुत मुश्किल से मिला था हिंदी और इंग्लिश खोजने में। यार 3-4 घंटे इन्वेस्ट होते हैं हमारे पेपर बनाने में, और तुम लोग पढ़ के नहीं आते, मुझे बड़ी आती गुस्सा उस पर। 3-4 घंटे मेरे लगते हैं उस पेपर को बनाने में। तुम लोग खुद ही सोच लो, पेपर पूरा हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, पूरे एक एक क्वेश्चन, उतनी मोटी किताब से एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कौन सा प्रीवियस पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है, उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ना पड़ता है यार मुझे, उसके एक्सप्लेनेशन देखने पड़ते हैं कि हाँ सही दिया कि नहीं। जैसे लास्ट टाइम कुछ गलत को दिया था, वो भी देखना पड़ता है, क्या बच्चे जाएंगे। करंट के क्वेश्चन जो मैं डालता हूँ, मैं जानबूझ के डालता हूँ, देखिए अपडेट किए कि नहीं ये लोग। जैसे अब की बार यूएसए और चाइना तुम लोग गलत किए हो, और इवन 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी गलत किए हो, लेकिन मैंने मान लिया सही। मैंने कहा चलो एक हफ्ते लिबर्टी दे देते हैं, एक हफ्ते पहले पूछा गया था, 26-27 हुआ, गूगल कर लेना उसको एक बार, देखो चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें जो है वो एक बार करेक्ट कर लिया करो। जब ऐसे क्वेश्चन रहे, जब आप घटना चक्र पढ़ रहे हो ना, उसमें जिस टाइप के करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइम, उस ईयर में, वो इस ईयर पूछे अगर जाते हैं, आपका उसका करंट अपडेट कर लेना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे बार बार एक्सटर्नल सेक्टर वाला जब पढ़े होंगे अगर घटना चक्र, तो आप लोगों को दिखा होगा कितना मर्चेंडीज इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, वो जो 5 चीज़ें मैंने लिखाई थी, किस देश से कितना व्यापार होता है, ये सब कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैक टू बैक पूछा हुआ है। जिसने पढ़ी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसने किताब खोली नहीं, सिर्फ दूर से प्रणाम किया, उनकी बात नहीं कर रहा, उन्हें नहीं दिखेगा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी है, देखा है ना, देखा है इसी में तुझसे एक्सटर्नल सेक्टर वाला देखा था आपने, देखा था वजाहत। तो तुम्हारा जो एलिगेशन था रिजॉल्व हुआ कल मैंने उनको वार्न कर दिया था, बाद में भी बात करते हैं उनसे। एलिगेशन में शिकायत जो तुम्हारी थी वो मैंने बोल दिया था मिश्रा जी को। अब वो मत पूछो, वो हमारे इनके बीच की बात थी कुछ। अब ठीक है, अब बेनिफिट तो हमने बता दिया आपको, अब इसके कॉन्स भी होंगे कुछ,
नुकसान भी सब्सिडी के प्रॉज एंड कॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, PROS, प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या क्या है? सर गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन हो जाता आज किसकी क्लास है? है। माइक सर की है। नुकसान बताओ। सर गवर्नमेंट पे बर्डन हो जाता है। यस, मेन बर्डन नहीं है। दूसरा बताओ। और दूसरा महंगाई बढ़ेगी सर, है, महंगाई बढ़ेगी। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सब्सिडी देने से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कैसे? बढ़ेगी सर, घटेगी नहीं। क्यों? जो सर सब्सिडी देगी तो कम लेगी, दूसरी जगह वसूल कर लेगी पैसा सरकार, एक तरफ से देगी दूसरे तरफ। इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, महंगाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ? महंगाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? मुद्रा स्थिति को जो पैसा फैला हुआ है, अपना ये बॉन्ड होते हैं, सरकार बेच देती है, कितना रुपये कहाँ पर है। आजकल तो डिजिटल रुपये दिया है जिससे महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। जो किया जा रहा है तो बढ़ाते जाएगा, जब ब्याज को बढ़ा देंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं नुकसान पे। और नुकसान बताओ। सर इससे किसानों की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित हो सकती है। सबसे जैसे कि किसान सम्मान निधि मिल रही है 2000 में, तो उससे अपनी मतलब किसान ये सोचेगा कि मतलब खेती में लागत लगी तो प्रॉफिट दे ही रही है, तो वो अदर काम उसको हम सब्सिडी में कैसे दे सकते हैं? किसान सम्मान निधि, अच्छा हाँ यार, अब मुझे समझ में आई होगी सब्सिडी क्यों बंद हो रही थी। सरकार एक्चुअली जो किसान सम्मान निधि दे रही है ना, वो डायरेक्ट पैसे आपको दे रही है कि आप अपना जो आपको लगता है ऑन एवरेज खेती पे खर्चा, वो स्पेशल कृषि के लिए ही दे रही है। वो खेती के लिए ही दे रही है कि आप खेती में वो चीज़ें आप अपने फर्टिलाइजर इन सब चीज़ों को इन्वेस्ट करें। लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसे को उड़ा दे रहे हैं। इवन यार लोग लोन लेते हैं खेती के लिए, पैसा कहीं और लगा देते हैं, होती है ना प्रॉब्लम। तो खेती का प्रोडक्शन जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा कहाँ? KCC वाला जितना भी लोन है, सब लोग जितने लोग लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सब लोग क्या किए, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एस्टीमेट लगाया कि पूरी खेती में अगर सब लोग मशीनीकरण कर देंगे, लोगों की उपज बढ़ जाएगी, तो लॉन्ग टर्म लोगों के पास इनकम बढ़ेगा। अब लोगों ने क्या किया, इमीडिएट अपने ऊपर खर्च कर लिया डेली नीड की चीज़ों पे, जो उनकी ज़रूरत आई। तो उस पर क्या हुआ, वो तो इमीडिएट की नीड पे चलो उनका कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो किसी बिजनेस में नहीं लगा जहाँ से टर्नओवर आना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, वहाँ के बेनिफिट से आप अपना खर्चा चलाते हैं, प्रॉफिट सब तो ठीक है, लेकिन आप मूल राह से जो बिजनेस में रोल आउट करनी है उसे आप खर्च करने लगे तो क्या बिजनेस आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कुछ दिन में ठप पड़ जाएगी, उससे इकोनॉमी अफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट से सैलरी के फॉर्म में लेके अपना काम करते हैं तो क्या होगा, बिजनेस चलता रहेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, एक्सपेंड करते रहेंगे आप बिजनेस को। वही हाल एग्रीकल्चर का हुआ, और सरकार ने लोन दिया भाई एग्रीकल्चर को प्रॉफिट के लिए, लोगों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर लिया, मकान बना लिया, बेटी की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी। ₹E बताएं क्या है? टेलीग्राम खोलो, मैंने CBDC शेयर किया है, उसमें लिखा कल ही भेजा है, एक बड़ा सा लेख भेजा मैंने, बहुत मुश्किल से वो नोट्स तैयार किया था मैंने और भेजा मैंने, कमेंट भेजा मैंने। CBDC वाला किसने देखा? किसने और किसी ने देखा? टेलीग्राम पे, उसमें सबने देखा होगा कैसे स्टेप वाइज एक एक चीज़ के क्वेश्चन का आंसर है। वो कहीं किसी पेपर में जल्दी मिलेगा नहीं है, इंग्लिश में
नो डाउट, लेकिन बहुत आसान इंग्लिश लिखने का ट्राई किया गया है। बहुत मुश्किल से मिला, वो कहीं मिल नहीं रहा था मुझे। वो एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ऐसे ही नोट्स अगर तुम लोगों के भी रहेंगे तो वो अच्छे रहेंगे, हर एक चीज़ का आंसर है उसमें। बताओ नुकसान, फटाफट बताओ, उठो मत बैठो, नुकसान बताओ कुछ फटाफट।